तो जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका एक ऐसा आंसर आया जो मुझे बहुत चुभा था कि तू ब्रोकर बन गई, जिंदगी इस प्रोफेशन तक ले आई, मैंने इसे चुना नहीं था एक्चुअली। अभी आप ये बोलेंगी क्या कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? 100% क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस काम में बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि आप पापा अकेले अर्निंग मेंबर थे तो पापा बड़े हताश हो गए थे कि क्योंकि एक बचपन से था ना कि 2 बेटियां हैं, तो मैंने वो प्रेशर देखा है। एक निरमा की एजेंसी थी उज्जैन में, निरमा एजेंसी में मैंने टेली चूंकि मुझे आता था तो मैं वहाँ डेटा एंट्री करती थी, तो मैं जॉब करती थी और उससे फीस और बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। 2008 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद उज्जैन से हम इंदौर आए। सबसे पहला काम जो मैंने किया, मैंने न्यूज़पेपर उठाया, एक पेन उठाया, एक रियल एस्टेट कंपनी थी नागपुर बेस्ड, उनका एक ऐड था कि कम समय में पैसा कमाना है, तो मतलब कुछ सॉर्ट ऑफ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो ऐड देख के मैं जिस कंपनी में गई वो एक रियल एस्टेट कंपनी थी। अब मुझे प्रॉपर्टी सेल करना है 1 to 1, एक शॉप में मैं आपका सराफा मार्केट में गई हूँ। देखिए क्या ये होता जो है, मेहनत है ना, ये सच्ची मेहनत है जिसने आपको आज ऐसा क्रिएट करा, आज आपको सब बनाया। गेट से ही वापस जाने तक का मुझे बोला, मैंने वो भी सुना है। और आपको वो पल याद है क्या कि जब सामने वाला रेडी हो गया? मैं भोपाल जा रही थी और भोपाल में बस में मेरे पास में एक अंकल बैठे थे। मुझे जो कि सामने वाले से बात नहीं करनी है लेकिन उसको बताना है कि मैं क्या करती हूँ, मैंने बात करना शुरू करी और बात ऐसे कर रही थी कि मैं किसी से प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही हूँ। समझ गई थी कि मुझे सुन रहे हैं। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, उनका पूछना हुआ कि बेटा क्या करते हो, और भोपाल से 1 हफ्ते के अंदर वो इंदौर प्रॉपर्टी विजिट करने आ गए। तो उस दिन वो रिजेक्शन हाँ में बदल गया। ये डील मैंने पहले ही महीने में की और उसके बाद जो मेरा चेक बना था पहला, चेक कितने का था? 1,08,000। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि लाइफ में आपको क्या कमी सी लगती है, तो लगता है कि मैं अपने बारे में अपने पापा से सुन पाती। नमस्ते जी, ये है अनऑफिशियल हिमांशु। मैं हमेशा कहता हूं कहानियां जो हैं वो सुनने के लिए होती हैं और बहुत सारे योद्धाओं की कहानियां हमको सुनना जरूरी होती है। मैं कंटेंट क्रिएट करता ही इसलिए हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो शायद आपने नहीं सुनी है पर आपका सुनना बहुत जरूरी है। मैं कई तमाम लोगों से मिलता हूं और उनकी कहानियां सुनने की कोशिश करता हूं और वो कहानियां आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उद्देश्य सिर्फ एक, क्या पता शायद कोई कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। आज हमारे साथ में रूपा विश्वास मैम है। इनकी कहानी बहुत ज्यादा अद्भुत है। इनकी कहानी एक योद्धा की कहानी है। मैंने इनसे किस्सा सुना था इनकी जिंदगी का और वो किस्सा, सिर्फ छोटा सा किस्सा सुनने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं पूरी जिंदगी सुनूंगा अब इनकी जिंदगी शुरू कहां से हुई, आज ये क्या कर रही है, और ये आपने सुनना चाहिए। आपके मन में कई बार क्या है कि डाउट होते हैं, मैं कुछ करूं या ना करूं, कैसे करूं, लेकिन आपकी कहानी सच में इस बात का एक एग्जाम्पल है कि युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। युद्ध लड़िए और उसके बाद तय करिए कि आप युद्ध जीते या हारे। और वैसे भी योद्धा लड़ने के लिए बने होते हैं, तो आप वाकई में वो योद्धा हैं जो सतत रूप से एक बड़ा लंबा युद्ध लड़ते हुए आज यहाँ पर पहुंची हैं। सफलता असफलता के सपने सबके अपने अपने मायने हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जनता कैसे दिखती है, लोग कैसे दिखते हैं कि भैया रुपया है, बैंक बैलेंस अकाउंट में अच्छा है, 4-5 अच्छी गाड़ियां हैं तो सफलता है, तो वो भी सफलता के मायने ही है। तो उस पर भी हम आएंगे। तो सबसे पहले रूपा मैम, शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि आज आप करती क्या है, क्योंकि आप ओनर हैं डीबीआर रियल्टर्स की। ये डीबीआर रियल्टर्स क्या है और आप आज की तारीख में करती क्या है, पहले ये बताइए, फिर मैं जिंदगी के रिवर्स गियर में जाऊंगा और शुरुआत कहाँ से हुई वहां से शुरू करूंगा फिर मैं। ये एक ऐसा सवाल है जो जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप करते क्या है। तो जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका एक ऐसा आंसर आया जो मुझे बहुत चुभा था कि तू ब्रोकर बन गई। तो ये लाइन एक्चुअली मुझे उस समय मतलब एक हम बहुत एनर्जी के साथ एक नए काम के साथ, और ऐसा काम जहाँ पे आप एक घर बेच रहे हैं। मुझे लगता है घर सभी का सपना होता है, एक प्रॉपर्टी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, आपको अपना घर चाहिए, आप अपना सपना पूरा कर रहे हैं और वो जो इतना अच्छा काम कर रहा है आपने उसको बड़े एक कहना चाहिए तुरंत बोल दिया कि अच्छा तू ब्रोकर बन गई। तो क्यों इस तरीके से आप इस ब्रोकर शब्द को नेगेटिव लेते हैं। तो उस समय थॉट आया था दिमाग में कि क्या ये कोई करियर नहीं, क्या ब्रोकर बनना क्या एक अच्छा जॉब नहीं है। तो उसको लोग अच्छा करियर नहीं मानते थे उस समय। मैं बात कर रही हूँ आज से 18 साल पहले की।
उस समय ये प्रोफेशन उतना अच्छे तरीके से नहीं उसको लोग लेते थे। सबको लगता था कि हाँ कोई डॉक्टर बन रहा है। एक प्रोफेशन वाइज जो मैंने या ये बोल सकते हैं कि मुझे ज़िंदगी इस प्रोफेशन तक ले आई, मैंने इसे चुना नहीं था एक्चुअली, बट ठीक है सिचुएशन और कुछ कंडीशंस ऐसी थी जो मैं ये करियर मेरे पास आ गया, मैं ऐसा बोल सकती हूँ जी। अभी आप ये बोलेंगी क्या कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? 100%, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस काम में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं नए लोगों से मिलती हूँ, कई फैमिलीज मुझे बाद में आके जब थैंक यू बोलती है कि आपने हमें घर मिल गया। कुछ मेरे बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही हूँ, तो जब उनको देखती हूँ तो लगता है कि नहीं मैं कुछ कर रही हूँ अच्छा। और आज मैं बिल्कुल प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं एक रियल्टर हूँ। हाँ, जो इसे ब्रोकर्स बोलना चाहे, बिल्कुल ब्रोकर भी हूँ मैं, बट एक्चुअली एक रियल्टर और एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मेरी कंपनी जो है DBR रियल्टर्स, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग का हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार ना एक आम आदमी की समझ के लिए बता दीजिए, ये रियल्टर करता क्या है या रियल्टर करते क्या है? देखिए, रियल्टर बेसिकली आज आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, आप आज गाड़ी लेते हैं, आप इनोवा लेंगे, फॉर्च्यूनर लेंगे या कोई भी व्हीकल लेते हैं, तो आप खरीद रहे हैं गाड़ी महिंद्रा की, टोयोटा की, लेकिन आप किसी न किसी डीलर के थ्रू बाय कर रहे हैं जो आपको देता है सर्विस। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ खरीदना, उसके बाद आफ्टर सेल्स क्या। तो आप अगर कोई भी व्हीकल ले रहे हैं तो आप किसी डीलर के थ्रू रूट कर रहे हैं। सेम चीज़ प्रॉपर्टी में होता है कि आप प्रॉपर्टी लेते हैं, हर बिल्डर मार्केट में है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन देना, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो गाइड करना कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, किस प्रोजेक्ट में आपका घर आपके हिसाब से सही रहेगा। तो बेसिकली वो कड़ी है बिल्डर और एक बायर के बीच की, जो हम लोग निभाते हैं। क्या बात है। अभी मैम बिल्कुल एकदम रिवर्स गियर लगाएंगे, और आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई? स्कूलिंग मेरी उज्जैन में हुई है। उज्जैन में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, वहाँ से मैंने अपना एजुकेशन किया। और जब स्कूल में थी तो मैं स्कूल में टॉपर रही 12th तक टॉपर रही। और मैं चूँकि एथलीट थी, मैं नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ। मैं स्प्रिंटर, हर्डल, सभी, मतलब ये बोल सकते हैं कि ऑलराउंडर थी स्कूल में। ड्राइंग, सिंगिंग, सभी चीज़ों का सभी में मेरा इंटरेस्ट था। स्कूलिंग खत्म हुई, स्कूलिंग खत्म होने के बाद आपने करा कॉलेज। यस। तो क्या करा कॉलेज में आपने? स्कूल के बाद एक ट्विस्ट आया था, क्योंकि मेरे पापा और हम 2 बहनें ही हैं, तो पापा की जॉब, चूँकि श्री सिंथेटिक्स उज्जैन में एक फैक्ट्री थी, जो हमारा स्कूलिंग ख़त्म हुआ और वो फैक्ट्री बंद हो गई थी। चूँकि पापा अकेले अर्निंग मेंबर थे, तो पापा बड़े हताश हो गए थे कि, क्योंकि एक बचपन से था ना कि 2 बेटियां हैं, तो मैंने वो प्रेशर देखा है। आज हम कितना भी कह लें कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बट बचपन से बहुत सी चीज़ें फैमिली में सुनी कि हाँ दोनों की शादी करनी है। तो वो पापा के बातों में, पापा के चेहरे में वो प्रेशर हमेशा बचपन से देखती आई। और जैसे उनकी जॉब गई तो वो बड़ा डिप्रेस हो गए थे कि अब मैं कैसे करूँगा तो उनकी पढ़ाई। तो उन्होंने ऐसा बोला कि यार अभी तो बहुत मुश्किल है फाइनेंशियल, और फिर लगा कि पढ़ाई तो हम कर नहीं पाएंगे। तो मैंने BCom के लिए कॉलेज में एडमिशन तो हो गया। मैंने साथ में एक जॉब ज्वाइन किया, एक निरमा की एजेंसी थी उज्जैन में। निरमा एजेंसी में मैंने टेली, चूँकि मुझे आता था, तो मैं वहाँ डेटा एंट्री करती थी। जो भी लेबर आती थी, वहाँ कितना स्टॉक आ रहा है, कितना जा रहा है, उनका डेटा मेंटेन करा। इन शॉर्ट कहें तो मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट थी। तो मैं जॉब करती थी और उससे फीस और बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। तो एजुकेशन प्रॉपरली मैंने 12th तक बहुत अच्छे से किया। 12th तक मैं टॉपर रही। उसके बाद मैंने एजुकेशन को उतना टाइम दिया नहीं, तो उसके बाद फिर 2008 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद उज्जैन से हम इंदौर आ गए। उज्जैन से आप इंदौर आ गए, तो आप इंदौर आए, ये पूरा फैमिली इंदौर आ गई? नहीं, फैमिली मेरी उज्जैन में ही थी। मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है, उसकी जॉब हमने, चूंकि हम दोनों ही कोशिश कर रहे थे, हमको लगा था कि अब हम क्या करेंगे। तो हम दोनों को ये था कि अब पापा का तो ठीक है, बहुत टेंशन में है, तो हमको कुछ तो करना है। तो उसने कोशिश की, तो सिस्टर की जॉब लगी थी नई दुनिया में। तो नई दुनिया में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर उसने ज्वाइन किया था। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है मेरी बड़ी सिस्टर। पेरेंट्स मेरे उज्जैन में ही थे, और मैं और मेरी सिस्टर इंदौर आ गए थे। और इंदौर आके फिर मैंने अपने जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट किया। चूँकि कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो सिस्टर की जॉब लग गई है तो एक बेसिक हमारे खर्चे निकल जाएंगे। हम इंदौर में रहने के लिए तो हमारा ठिकाना फिक्स हो गया था। और उसके बाद फिर चूँकि अब कुछ करने की इच्छा थी, तो फिर मैंने इंदौर आके अपने काम के लिए ढूंढना शुरू किया कि मुझे अब क्या करना है। तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। थोड़ा सा ना आपको हम लेके चलते हैं नॉस्टैल्जिया में, यादों के बक्से में, संदूक में लेके चलते हैं आपको।
2008 जब आप इंदौर आए, तब इंदौर शहर कैसा था? मैं चाहता हूँ जो आज की ऑडियंस देखेगी उसे भी थोड़ा सा मालूम पड़े। तब बाईपास, आज हम बैठे हुए हैं, एक डेवलप्ड बाईपास है, तब ऐसा था कुछ? देखिए, जब इंदौर आए तो पहले तो ऐसा था कि उज्जैन से इंदौर आना, चूंकि उज्जैन से कभी नहीं निकली थी, शुरू से उज्जैन में रही, तो इंदौर एक उस समय ड्रीम हुआ करता था। ट्रेजर मॉल एक बहुत बड़ा ड्रीम हुआ करता था उस समय। टीआई मॉल, तो जब जो उज्जैन में रहते थे उनके लिए अच्छा टीआई आया है, तो वो चलने वाली सीढ़ियाँ, वो सब एक मेमोरीज है कि इंदौर जा रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट भी थी, बट एक प्रेशर अगेन वही फाइनेंशियल कि ठीक है जा रहे हैं लेकिन अब कुछ करना है। शुरू से मैं बहुत ज़्यादा मेरी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऐसा नहीं, मैं स्कूल में भी थी तो हमेशा कुछ नया करना शुरू से मेरे नेचर में था। तो इंदौर आई, तो इंदौर आने के बाद ये चूँकि नहीं पता था कि मुझे रियल एस्टेट में आना है, तो इंदौर को मैंने उस नज़रिए से कभी देखा नहीं कि मैं इसको समझूं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। विजयनगर के अलावा कुछ जानते नहीं थे कि विजयनगर मतलब कि इंदौर। तो जब आप उज्जैन से पहले आए तो आप विजयनगर? हाँ, मतलब ये था कि नाम सुना था कि हाँ विजयनगर, तो विजयनगर बहुत नोन था। तो इंदौर आकर सबसे पहला काम जो मैंने किया, मैंने न्यूज़पेपर उठाया, एक पेन उठाया और ये ढूंढना शुरू किया कि अब मुझे जाना क्या है, जाना कहाँ है और करना क्या है। तो मैंने ऐसे ही ऐड देखना स्टार्ट किए। जॉब वाला पेज की बात हो रही है यहाँ पे? यस, जॉब वाला पेज कि नहीं मुझे जॉब करना है। तो वो डेली में लेके बैठती थी और उसमें गोले जो नॉर्मली हम देखते हैं कि सर्च करना कि अब कहाँ जाना है। तो ये एक शुरुआत की थी मैंने इंदौर आकर। ये भैया आजकल के जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, एक न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं नहीं है मुझे पता है, एक क्लासिफाइड एक पेज आता है न्यूज़पेपर में, वहाँ पे जॉब्स बहुत सारी वांट्स आती हैं। तो मैम उसकी बात कर रही है, तो उस पर क्या है कि जो बहुत सारे लोग जो नौकरी की बहुत शिद्दत से तलाश में होते हैं, तो वो लोग क्या क्लासिफाइड खोलते हैं, रोज पढ़ते हैं, उनके मुताबिक कोई जॉब उनके स्किल सेट से मैच करता हो कोई जॉब है या नहीं, और फिर वो अप्लाई करते हैं। तो आपको ये पता था क्या डे वन पे कि आपका स्किल सेट क्या है उस समय? कुछ नहीं पता था। देखिए, एक्चुअली जब वहाँ उज्जैन में जो मैंने जॉब की थी वो सिर्फ एक डेटा एंट्री का जॉब था, मुझे सिर्फ टेली एंट्री मुझे वहाँ करनी है। तो वहाँ से आकर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वाकई नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। और एक कहना चाहिए कि बहुत नेगेटिव थॉट भी आता था कि क्या करेंगे। बस एक टर्निंग पॉइंट रहा कि जब मैंने ऐड देखना स्टार्ट किया तो एक बहुत क्रिएटिव सा ऐड था। खैर वो आज ऐड आपको बहुत फुलिश सा लगेगा कि वो ऐड था क्या। एक रियल एस्टेट कंपनी थी नागपुर बेस्ड, उनका एक ऐड था कि कम समय में पैसा कमाना है, तो मतलब कुछ सॉर्ट ऑफ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो बड़ा अजीब सा था। अब चूंकि उस समय 19-20 साल की एज में आपको वो एकदम से अट्रैक्ट कर रहा है कि अच्छा पैसा कमाना है। उस समय पैसे के अलावा लिटरली कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस समय एक ही थॉट था कि यार पैसा कमाना है, क्योंकि समझ में आ गया था कि पैसों की इंपॉर्टेंस क्या है। पैसा नहीं हुआ, एक पापा की इनकम बंद हो गई, उसका प्रेशर, वो प्रेशर हम परिवार ने चूंकि देखा है, हमारे परिवार में हम पापा की कोई फैमिली, मेरे दादा दादी कोई नहीं थे, पापा बस अकेले थे। तो यहाँ हमारा बंगाल में बस मेरे मामा और नानी जी हैं, अदरवाइज हम सिर्फ 4 लोग हैं, कोई बड़ा परिवार हमारा नहीं है। तो वो प्रेशर हमने देखा है कि जब पैसे नहीं होते हैं तब कितना क्या दिक्कतें आती हैं। तो पैसों की वैल्यू तो समझ में आ गई थी, पर वो ऐड देख के बड़ा एक एक्साइटमेंट हुआ, अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उस ऐड ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँगी। तो मैंने सारे ऐड को क्रॉस किया और सबसे पहले मैं वहाँ गई कि ये किसका ऐड है। तो बस वो ऐड देख के मैं जिस कंपनी में गई वो एक रियल एस्टेट कंपनी थी। मैं थोड़ा सा वापस आपका जो पहला वाला जो जॉब है यहाँ पर जाऊंगा मैं जी। आपको याद है आपने जो पहली डील क्रैक करी, कितने दिन लगे, कितनी मेहनत लगी, और आपको वो पल याद है क्या कि जब सामने वाला रेडी हो गया? मतलब वो भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैंने शुरू किया, अब मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि आप सोचिए कि अगर मैं उज्जैन में काम करती तो मैं करती, लेकिन मुझे इंदौर में काम करना था। तो मेरे लिए एक नए थे, अब कोई ना फैमिली बैकग्राउंड ना, इंदौर में मैं किसी को नहीं जानती थी। अब मुझे प्रॉपर्टी सेल करना है। प्रॉपर्टी की शुरुआत होती है आपके रेफरेंस की, आप जिन्हें जानते हैं उनसे मिलना आपको पड़ेगा। मैंने सबसे पहले शुरुआत की स्ट्रेंजर, अननोन लोगों से मिलने की। बहुत छोटी थी तो लोग बड़ा उससे देखते थे कि अच्छा प्रॉपर्टी बता रही हो। तो क्योंकि एक स्टूडेंट आपका मतलब आपका लुक ऐसा है कि एक छोटी सी लड़की आपके सामने आए और आपको करोड़ों की, सॉरी उस समय लाखों की चीज़ें थी, करोड़ों में तब आ गए। उस समय ये था कि लाखों की प्रॉपर्टी में 2008 की बात कर रही हूँ, लाखों की प्रॉपर्टी आपको बता रही है। मैं सराफा मार्केट जाती थी, मैं हर शॉप में
एक ब्रोशर लेके मैंने हर 1-to-1 शॉप में, जिसको बोलते हैं सेल्समैन, जैसे मैंने टिपिकल सेल्समैन जैसे काम किया है। ब्रोशर लेके मैंने 1-to-1 एक शॉप में मैं आपका सराफा मार्केट में गई हूँ। तो ब्रोशर दे रहे हैं और बोल रहे हैं बात कर लीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है? यस थोड़ा सा ये डिटेल बताइए ना। ये देखिए क्या ये होता जो है, मेहनत है हाँ, ना, ये सच्ची मेहनत है जिसने आपको आज ऐसा क्रिएट करा, आज आपको सब बनाया, तो वो जरा बताइए डिटेल में। एक्चुअली होता है कि कई बार सबको लगता है कि आज मैं चूंकि केबिन में एक अच्छे ऑफिस के साथ बैठी हूँ, तो वो टाइम बस मैं ही अकेले कभी याद करती हूँ। और कहते हैं ना कि एक तो हम लोगों से मिल रहे हैं, कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव, लोगों ने गेट से ही वापस जाने तक का मुझे बोला, मैंने वो भी सुना है। मैंने इनफैक्ट हम लोग वेट करते थे कि किसी भी मंदिर में कोई सुंदरकांड हो रहा है या कोई फंक्शन है, मैंने मंदिरों के बाहर कैनोपी लगाई है। स्पेशली रंजीत हनुमान और खंडवा रोड पे एक साईं मंदिर है, वहाँ पे जब भी कोई ऐसा इवेंट का पता चलता था हम कैनोपी लगाते थे। मेरा इवनिंग का टाइम फिक्स था कि मैं ब्रोशर लेके कैनोपी में खड़ी होती थी। तो मैंने वो टाइम भी किया है जो मैंने अननोन लोगों को, जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं लोगों के ऑफिस तक गई। और कई बार तो लोगों ने लिटरली ऐसा हुआ है कि यार क्या बेचने आए। हर दिन कितने रिजेक्शन मिलते थे ये बताइए पहले तो। ओके, देखिए इनिशियली तो 100% रिजेक्शन थे, क्योंकि आप समझिए कि मतलब अगर कितने लोगों से मिलते थे? लगभग 10, 20, 30? नहीं, मतलब आप समझिए कि एक रो में अगर 20 शॉप है, तो मुझे तो मैंने स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ जाना है। एक बार सराफा मार्केट लिया, एक बार पलासिया, मैं सारे ऑफिस में जाती थी। तो कितने दिनों तक चलता रहा रिजेक्शन का दौर? जब इंदौर में काम नहीं हुआ तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने भोपाल मुझे बुलाया कि इंदौर, चूंकि बाहर के लोगों का इंटरेस्ट इंदौर में रहता है, तो मैं भोपाल जा रही थी। उन्होंने रेफरेंस दिया कि तू यहाँ आ जा, तुझे मैं किसी से मिलवाता हूँ। मैं भोपाल जा रही थी और भोपाल में बस में मेरे पास में एक अंकल बैठे थे। मुझे जो कि सामने वाले से बात नहीं करनी है, लेकिन उसको बताना है कि मैं क्या करती हूँ, तो मैंने ऐसे ही अपना फोन निकाला और सबसे पहले उसको साइलेंट किया। उस समय छोटे फोन हुआ करते थे, और कीपैड वाले, यस, छोटा फोन था नोकिया का, जो सबसे पसंदीदा फोन हुआ करता था, सबसे सक्सेसफुल फोन यस, उस जमाने का। यस। तो और ये आप लोगों को बता दो भाई साहब, आप लोग कैसे पैदा हुए टच स्क्रीन पर, आईपैड, ये पैड, टच स्क्रीन। उस जमाने में होते थे बटन वाले फोन, जी, ठीक है, उसको कीपैड फोन बोलते थे। आप सर्च करिएगा, यूट्यूब पे जाके देखिएगा। तो मैडम उस जमाने से, हाँ जी। तो जैसा आपका सवाल था कि वो रिजेक्शन से मुझे मेरी खुशियों में कब बदल गया, तो बस मैं बस में ट्रेवल कर रही थी। अब वो चूंकि 2.5-3 घंटों का सफर था, तो थोड़े दिन नॉर्मल बात करने के बाद मैंने ऐसे ही फोन उठाया और मैंने बात करना शुरू करी। और बात ऐसे कर रही थी कि मैं किसी से प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही हूँ कि हाँ खंडवा रोड की प्रॉपर्टी है, अच्छा आप आइएगा सर देखने के लिए। और मैंने इस तरह से प्रिटेंड किया कि ठीक है आप मुझे सुन रहे हैं, और मैं समझ गई थी कि मुझे सुन रहे हैं। जैसे ही मैंने फोन रखा, उनका पूछना हुआ कि बेटा क्या करते हो। मुझे बस एक शुरुआत चाहिए था, और मैंने वो उस शुरुआत के लिए मैं किसी को खुद से अप्रोच नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने आप से कोशिश की कि वो मुझसे आगे होके बात करें। वो अंकल चूंकि पास में थे और उन्होंने बातचीत शुरू करी, और आप मानिए कि वो सफर इतना अच्छा रहा कि उन्होंने सब बातें की, कहाँ रहते हो, मेरे बारे में पूछा। और भोपाल से 1 हफ्ते के अंदर वो इंदौर प्रॉपर्टी विजिट करने आ गए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूँ जिनसे मैं पहली बार मिली हूँ। उन्होंने मुझसे बातचीत की, मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि सर मैं इंदौर में काम करती हूँ, खंडवा रोड पर काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी तो हम जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं 100% आपसे आकर इंदौर में मिलूंगा। हमारे आपस में नंबर एक्सचेंज हुआ। बस मुझे होप था कि नहीं वो आएंगे, और वाकई वो उसी हफ्ते में इंदौर आए। उन्होंने प्रॉपर्टी विजिट किया, और जैसा आपने कहा कि ये रिजेक्शन का दौर कब तक चलता रहा, तो उस दिन वो रिजेक्शन हाँ में बदल गया। उस दिन मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी खुशी कैसे एक्सप्रेस करूं। क्योंकि जब हम नया स्टार्ट करते थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये डील मैंने पहले ही महीने में की, और उसके बाद जो मेरा चेक बना था पहला, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इनफैक्ट उसका भी एक किस्सा है कि वो जब चेक बना था तो मेरे पापा को यकीन नहीं हो रहा था, और उनको डाउट हुआ कि तू कर क्या रही है। वो तुरंत इंदौर आए कि तू बता तू कहाँ जाती है। चेक कितने का था? 1,08,000। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस 1,08,000 में से टीडीएस, उस समय 10% टीडीएस डिडक्शन होती थी, आज तो 2% हो गई है। तो 10% टीडीएस डिडक्शन के बाद आई थिंक 98,000 समथिंग वो मेरा चेक था। वो 98,000 का मैंने कलर फोटोकॉपी करवाया, उसके बाद ही मैंने चेक बैंक में लगाया, क्योंकि उस चेक के अमाउंट को मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी। क्योंकि उस अमाउंट के बारे में जो कभी सोच नहीं सकते थे, उस अमाउंट का चेक जिसमें आपका नाम लिखा हो वो आपके सामने आ जाए, तो वो शायद उस 2 पल में हम थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। वो मैं उज्जैन गई। उज्जैन में मेरे पापा के जितने भी रेफरेंस हैं, मैं जितने लोगों से मिल सकती थी मैंने बिल्डा स्टार्ट किया।
फिर मुझे समझ में आया कि मुझे लोगों को इंदौर लाना पड़ेगा, और इंदौर लाने के लिए आपको अगर मार्केट करना है तो आपको खुद के खर्चे पे उन्हें इंदौर लाना पड़ेगा। तो मेरा वो एक चेक मेरे लिए इनिशियल बहुत बड़ा सपोर्ट बना। मैं हर संडे पूरे हफ्ते तैयारी करती थी, और उस समय तवेरा बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए ट्रेवल्स वालों के पास तवेरा वीकन होता था कि अगर हम उज्जैन से, जैसा मैंने कहा, हफ्ते भर में तैयारी करती थी और सभी को इकट्ठा करके कि अंकल 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 करके चल रहा है हमें, तो संडे को मैं टवेरा बुक करती थी। मैं आगे बैठती थी, सब लोग टवेरा में बैठते थे, और वहाँ से सब आते थे इंदौर के ऑफिस, और वहाँ से सबको मिल रहा थी। बड़ा वो था प्रेस की सीनियर से बुलाते हैं नहीं, सबको पहले से बता दी थी बड़े एक्साइटमेंट से, सर मेरे इतने लोग आ रहे हैं उज्जैन से, सबको वो लेकर आती थी। वहाँ से खंडवा रोड की साइड विजिट होती थी, और फिर वापस उसी दिन वापस। और पहली टू व्हीलर जो ली थी यार पहले प्लेजर, मुझे एग्जैक्ट होंडा यस होंडा, वो बहुत टाइम हो गया ना, तो होंडा प्लेजर सबसे पहली गाड़ी। उसका जो पंच लाइन मुझे बड़ा पसंद था कि व्हाई शुड बॉय हैव ऑल द फन, तो मैंने सबसे पहली मेरी टू व्हीलर ली थी। उसके बाद चूंकि मुझे उज्जैन पसंद था, तो मैंने उज्जैन से आना जाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहाँ रहना पड़ेगा अगर मुझे लोगों से कनेक्ट करना है। फिर मैं डेली मॉर्निंग अपनी उसी गाड़ी से, मतलब उस समय तो 4 लेन रोड नहीं हुआ करता था, उज्जैन का सिंगल लेन रोड था। और चूंकि फिर एक बार मेरा क्लाइंट बेस जब बन गया, तो प्लॉट सेल करने के बाद अब मुझे उनकी इंस्टॉलमेंट, वो भी जवाबदारी एज अ रियल्टर मेरी थी। तो मैंने फिर उज्जैन जाना, और उस समय इंस्टॉलमेंट बहुत छोटी हुआ करती थी, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उस समय कैश ट्रांजेक्शन होते थे। चूंकि मैं उज्जैन जाती थी, सबसे पेमेंट लेती थी, अपने बैग को पैरों के यहाँ पे रख के, उसमें हमेशा अमाउंट होता था, तो वहाँ के सब मुझे इंस्टॉलमेंट कैश में देते थे। मैं टू व्हीलर में अपने आप को पूरा पैक करके, कि हाँ नकाब पूरा पहन के, बैग अपना सेंटर में, उसमें कई बार 2 लाख 3 लाख रुपए होते थे, और मैं टू व्हीलर से उस ऑफिस तक आती थी, रिसिप्ट लेकर शाम को वापस चली जाती थी। तो मैंने बहुत समय तक उज्जैन इंदौर अपनी होंडा व्हीकल, टू व्हीलर व्हीकल से मैंने ट्रेवल किया। और चूंकि सिंगल लेन थी, तो मैं हमेशा मेन रोड को छोड़कर जो कच्चा रास्ता होता है साइड का, चूंकि ट्रक और काफ़ी हाईवे पे काफ़ी व्हीकल चलते थे, बस बहुत ज़्यादा बस चलती थी, तो मैं साइड में अपने टू व्हीलर से डेली आना जाना करती। तो आज मुझे लगता है कि मैंने कैसे कर लिया, मतलब मुझे कई बार सोचती हूँ कि यार इतना मुश्किल काम, आज मुझे कोई कहे कि मैं टू व्हीलर से आना जा, तो मुझे बहुत डर लगता है। बट पता नहीं उस समय वो एक जुनून था, क्या था। मैं आज टू व्हीलर चलाना जानती हूँ, बट मुझे सिटी में टू व्हीलर से निकलना बहुत डर लगता है, मैं नहीं चला पाती। बट वो समय अलग था। मैंने एक जवाबदारी के साथ मैं सबका पेमेंट लाकर, उसकी रिसिप्ट लेकर दोबारा डेली उज्जैन चली जाती थी। कि उससे पहले आपने वो गाड़ी का जिक्र करा कि आपने प्लेजर खरीदी थी, आपने होंडा प्लेजर खरीदी थी आपने। आपकी कहानी मैं लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे किस्सा सुनाया था ड्राइविंग लाइसेंस वाला। हाँ, तो वो किस्सा जो है ना, वो किस्सा रह गया मुझे, वो किस्सा सुनना है। मेरी टू व्हीलर व्हीकल थी, उसके पहले चूंकि लाइसेंस बनाना होता है। अब आज आपको पता होगा कि हम अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो आपको ट्रायल देने जाना होता है। सही बात। बट उस समय की बात थी कि आप किसी भी एजेंट को पैसा दीजिए, वो आपका लाइसेंस बनाएगा, आपको कोई ट्रायल नहीं देना है। तो जब मैं टू व्हीलर स्टार्ट किया, स्कूल से बाहर निकले कि नहीं अब पापा टू व्हीलर, तो पापा ले गए मुझे लाइसेंस बनाने के लिए। और जो एजेंट था उसने 2 अमाउंट बताए कि टू व्हीलर लाइसेंस का इतना अमाउंट है और इतना पे करना है आपको। मुझे एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं याद है, बट हाँ पापा को बोला था कि इतना पे करना पड़ेगा आपको टू व्हीलर लाइसेंस के लिए, और 4 व्हीलर लाइसेंस के लिए आपको इतना पे करना होगा। 200-300 रुपए ऊपर देना होता है शायद। हाँ, जो कुछ अमाउंट बढ़ के था, पापा ने सुनते ही मना कर दिया, नहीं आप तो टू व्हीलर बनाओ, 4 व्हीलर कौन खरीद रहा है हमारे। मतलब उन्होंने सीधे से रिजेक्शन किया कि 4 व्हीलर कौन ही खरीदेगा। मतलब मुझे आज भी याद है कि उन्होंने, मतलब एकदम एक मिडिल क्लास फैमिली का जिसकी कोई होप नहीं है, उनको लगा था कि नहीं यार क्यों उतना पैसा भी क्यों एक्स्ट्रा देना। तो उन्होंने सीधे एजेंट को मना कर दिया कि आप तो टू व्हीलर का ही लाइसेंस बनाओ। मतलब उस दिन मेरा विदाउट ट्रायल दिए 4 व्हीलर का लाइसेंस बन सकता था, बट उन्होंने मना किया। और कुछ अमाउंट के लिए उन्होंने कहा नहीं 4 व्हीलर तो हमारे यहाँ नहीं है और हम कहाँ खरीदेंगे। मतलब उन्होंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि हाँ घर में कोई 4 व्हीलर ले ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि हम बचपन से सुनते आते हैं कि मतलब मैंने तो सुना है, आपने भी सुना होगा कि आपकी कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। तो एक परिवार में मुझे लगता है कि आपकी और हमारी जनरेशन बचपन से वो बचत, सेविंग और वो सब सुनते आई है कि जितना है उसमें ही एडजस्ट करो। तो एडजस्टमेंट हमने बचपन से सीखा है कि आप कुछ
बढ़ने की कोशिश मत करो, उसी में आप रहो, संतुष्ट रहो। तो मैं तो कहूँगी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हो गए ना तो आपने अपने रास्ते बंद कर लिए। आपने अपनी पहली 4 व्हीलर कब खरीदी? पहली 4 व्हीलर मैंने 2010 में ली थी, क्योंकि अब गाड़ी लेना है। अब लोगों ने रूपा मैडम पहुंची हैं शोरूम पर प्लेजर से प्लेजर से। हाँ जी, हाँ जी। अब चूंकि व्हीकल लेना है, लोगों का डायरेक्शन था नहीं आप ये लो। उस समय मैंने मारुति ऑल्टो के लिए सबने सजेस्ट किया था कि ऑल्टो लो, सेकंड हैंड लो, लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी पसंद लेना है तो अपनी पसंद की गाड़ी लेना है। तो मैं अपनी ब्लैक कलर की प्लेजर से, जो टीआई के पास में फोर्ड का शोरूम था, विनायक फोर्ड। हाँ यस, विनायक फोर्ड, 2010 की मैं बात कर रही हूँ। मैं वहाँ गई, मैंने अपनी 2 व्हीलर उनके शोरूम के बाहर खड़ी की और मैं अकेले गई, कोई नहीं था क्योंकि पेरेंट्स वहाँ थे। मैं शुरू से बहुत ज़्यादा किसी से पूछती नहीं हूँ, मेरा आज भी वही नेचर है। जब मुझे कुछ मन करता है मैं चली जाती हूँ बस। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि कोई मुझे उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, Attention नहीं दे हाँ रहा। कि यार ये अकेली है, ठीक है व्हीकल। मैं बस खड़े खड़े बंद कांच से गाड़ी का इंटीरियर देख रही थी। मुझे उसका डैशबोर्ड बहुत पसंद आया था कि मैं मारुति के व्हीकल देखने के बाद आप फोर्ड देखेंगे तो फोर्ड के इंटीरियर बहुत ही प्रॉपर प्लान होते हैं, और मुझे बहुत पसंद आई थी वो गाड़ी। तब मैं देख रही थी, फिर एक वहाँ के थे सेल्स का जो बंदा था वो मेरे पास आया, जी मैम बताइए क्या। मैंने कहा गाड़ी लेना है। तो उसने भी ठीक है मुझे बताया, बट वो इंटरेस्ट नहीं था किसी का कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है। आप अगर कोई 20-21 साल की लड़की अकेले आपके सामने है और उस समय गाड़ी देख रही है, तो मैंने गाड़ी देखी। उसने सिर्फ कुछ मुझे बनाकर इतने का आएगा 6 लाख का कोटेशन दिया। मैंने पॉकेट से 50,000 का चेक चेक निकाला, बनाया, उसको दे दिया। वो भी 2 मिनट के लिए सोचने लगा कि ये क्या हुआ। एक्चुअली उसको भी शायद यकीन नहीं हुआ कि ये चेक क्लियर होगा या नहीं होगा। मैंने कोई ज़्यादा बातें नहीं की, मुझे पसंद थी गाड़ी, मैंने वहाँ गई और वो व्हीकल मैंने बुक किया और निकल गई। उसके बाद सेकंड स्टेप आया बैंक लोन। अगेन वही चैलेंज कि आप अगर फाइनेंस ले रहे हैं तो अपने यहाँ पे ये है कि फीमेल को अगर आपको लोन लेना है तो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि को एप्लीकेंट कौन है, गारंटर कौन है, ये सारी चीज़ें आज भी मेरे टच में है। जिन्होंने मुझे पहला फाइनेंस वो व्हीकल के लिए दिया था, आपका मैग्मा फाइनेंस। मेरी गाड़ी मैंने शोरूम से ली, यस, वाइट कलर की। और मुझे उस समय मैं व्हीकल नहीं चला सकती थी, तो मैंने ड्राइवर किया और नई गाड़ी शोरूम से निकली। मैडम बैठी हैं इधर, यस यस यस, ड्राइवर तुम चलाओगे गाड़ी। मैंने 1 महीने गाड़ी सीखी और उसके बाद बोला ठीक है अब आप जा सकते हैं। पर मैंने 3 दिन में मैंने गाड़ी सीख ली थी, फर्स्ट टाइम किया। तो मैंने 3 दिन बाद मैंने, हमारी एक जहाँ रहते थे, मैं 3 दिन बाद मैं गई और मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन लगाया कि रूबी नीचे आ जा। तो वो नीचे आई, तो उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पे मैं बैठी हूँ, तो उसको थोड़ी सी हंसी भी, अच्छा बैठूं। तो बड़े हिचक के साथ वो बैठी पास वाली सीट पे और मैंने उसको एक राउंड दिया। तो वो भी घबरा रही थी। तो मुझे अभी भी याद है कि वो चूंकि 3 से 4 दिन का ड्यूरेशन होगा गाड़ी लेने के बाद, कुछ ही दिन बाद मैंने सिस्टर को बुलाकर वो बैठी और हम एक ड्राइव पे गए। मतलब मुझे गाड़ी आ गई। क्या बात है। हाँ जी। तो जब आपने एक गाड़ी खरीदी और इस गाड़ी को लेके आप अपने घर पहुंचे, क्योंकि आपने से बताया आपकी आदत नहीं, ज्यादा आप किसी से पूछती नहीं हो, बताती नहीं हो, जब आप घर पहुंचे तो घर वाले ऐसे सरप्राइज्ड, शॉक्ड क्या? बिल्कुल होंगे। और चूंकि मैं इंदौर में थी उस समय, पेरेंट्स उज्जैन में ही थे, तो कहना चाहिए कि जब पापा को बताया तो पापा कि देखिए उनकी खुशी ऐसी थी कि आपको पता है पेरेंट्स उस समय बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। सही बात है। आज भी होता है कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ तो पेरेंट्स का एक रहता है कि वो खुशी उनके मन में है, पर उतना शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट हाँ, पापा वाकई बहुत खुश हुए थे। और चूंकि पापा को 4 व्हीलर चलाना नहीं आती थी तो मुझे बोलते थे कि मैं भी सीखूंगा। तो घर में मैं पहली थी जिसने 4 व्हीलर चलाना सीखा। और पापा की वाकई बहुत इच्छा थी पापा की कि वो भी गाड़ी चला पाते, तो बोलते थे कि मैं भी काम से फ्री हो जाऊंगा तो मैं भी गाड़ी चलाना सीखूंगा। तो 2010 की बात हो गई जब आपने पहली अपनी लाइफ की गाड़ी खरीदी। तो मैडम एक तो वो टाइम था जब आपके पिताजी ने आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो बन रहा था उसमें कुछ शायद 300-400 रुपए ऊपर देकर के 4 व्हीलर का लाइसेंस बन सकता था, वो नहीं बनवाया। फिर वो टाइम भी आया जब आपने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी। जी। आज आपके पास वैसे कितनी कारें हैं? अभी 4। और अभी कोई सपना ऐसा है मन में जो पूरा नहीं हुआ है? देखिए, सपने तो ऐसे हैं कि बिना सपनों के तो जीवन नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कोई इंसान कुछ भी कर ले पर सपने तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, और सपने देखना भी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि आप, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि संतुष्ट तो नहीं हो सकते, तो एक
मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कमा लिया। मुझे लगता है कि इंदौर में बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबने बहुत पैसा कमाया है, पर कई बार सिर्फ इच्छा पैसा कमाने तक नहीं होती है। कई बार आपके सपने एक अलग डायरेक्शन में होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी कंपनी बनाई है। आपने जैसे DBR रियल्टर्स कहा, तो इस DBR के मायने, इस DBR के पीछे मेरी माँ का नाम है, दीपाली विश्वास रियलकॉन। तो जब मम्मी के नाम से स्टार्ट भी किया तो एक कंपनी बनाने का एक, मैं ऐसे भी पहले जब मैंने शुरू किया था तो एक एडवाइज़र बन के मैं काम कर सकती थी, बट 2016 में मैंने अपनी कंपनी को नाम दिया। मतलब मैं इंडिविजुअल से एक कंपनी बन गई, मैंने कंपनी को नाम दिया, और वो कंपनी बनाने का पर्पस था एक नाम बनाना। कई बार कहते हैं ना, पैसे के बाद आपको लगता है कि आप अपना नाम बना पाए, जो सभी की इच्छा होती है। तो अब बस इस नाम को मुझे आगे बढ़ाना है कि मैं कितना अच्छा काम कर सकूं और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। मैं लोगों की ज़ुबान पे इस DBR को सुनना चाहती हूं कि कोई कहे कि हाँ, हमने DBR से प्रॉपर्टी ली। इस सारी याददाश्त को लेकर के अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले तो आप समय में किस जगह पीछे जाना चाहेंगी और क्या बदलना चाहेंगी अपनी लाइफ में? हाँ, एक्चुअली कुछ बातें हैं ऐसी कि जैसे बहुत सी बातें पापा ने मुझे कही थी कि मुझे 4 व्हीलर चलाना सिखाना, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी। तो वो कहते थे कि मैं आ जाऊंगा तो तू मुझे गाड़ी सिखाना। तो एक, और दूसरा एक कहना चाहिए ना कि आपके लिए हमेशा लाइफ में रहता है कि आप कर रहे हैं, आज मम्मी सब देख रही है। पर मैं बता रही हूँ, जब मैं भीलवाड़ा गई थी, पापा जब नहीं रहते उसके बाद, तो पापा के साथ में जो काम करते हैं उन लोगों ने बार बार एक ही बात कही, तुम्हारी बहुत बात करते थे पापा। तो पापा मुझको लेके बड़ा वो थे, रूपा ये किया, रूपा ने ये किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद वो साथ में होते तो पता नहीं, वो उनके फ्रेंड सर्कल में बस कहते हैं ना, उनको सिर्फ रूपा ने ये किया, वो बहुत खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि लाइफ में आपको क्या कमी सी लगती है, तो लगता है कि मैं अपने बारे में अपने पापा से सुन पाती, तो वो मुझे बहुत अखरता है कि आज जहाँ मैं हूँ वो पापा नहीं देख पा रहे हैं। तो एक फील है, तो वो टाइम काश में बदल पाती कुछ समय और उनके साथ हो पाती। ये बस एक मन में रह गया। गरीब लिखते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो ये कितना चैलेंजिंग है बताइए ना, कि बिजनेस भी है, बिजनेस वाली टीम भी है, इस बिजनेस को भी रन करना है सक्सेसफुली, फैमिली भी है, बेटा है, तो टफनेस कैसी है ये? देखिए, टफ तो नहीं, एक इस बीच में कहना चाहिए ना कि जब मुझे सबसे ज़्यादा मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ है, मेरी मदर मेरे साथ है, मेरे इन-लॉज मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कम कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि जहाँ पे मतलब मेरी माँ और मेरे सास ससुर हम सब एक साथ ही रहते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा है। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि 2 माएँ मेरे साथ रहती है, और मेरा बेटा जिसको नानी और दादा दादी वो एक ही छत के नीचे मिलते हैं। तो ये बहुत ही कम बच्चों को नसीब होता है। मुझे मेरे बचपन में कभी नहीं मैंने दादा दादी को देखा, मुझे वो परिवार, बड़ा परिवार कभी नहीं मिला। बट मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ कि उसको वो परिवार मिला है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे एनर्जी घर से मिलती है। कई बार लोग पूछते हैं कि यार आप कैसे मैनेज कर लेते हो, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर फ्री माइंड से, आप अगर लग के काम कर पा रहे हैं, तो आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे मेरा परिवार है। ये इतनी सारी बात मैं पूछना तो भूल ही गया आपके हस्बैंड के बारे में। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अच्छा, मेरे हस्बैंड एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इम्पेटस। दोनों अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी लास्ट 15 ईयर से मतलब बहुत अच्छे एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक्सेल कर रहे हैं अपनी फील्ड में। मैडम जो है वो रियल्टर्स प्रॉपर्टी में और वहाँ पे सॉफ्टवेयर में। क्या बात है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। और एज अ फीमेल आपने इसमें एंटर करा, तो चैलेंजेस क्या थे आपके लिए? ये आपने ऐसी बात निकाली कि मुझे एक बचपन का एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने बताया जैसे हम 2 बहनें हैं। अब बचपन में जब हम गांव जाते थे तो शुरुआत ही आपने कहा फीमेल फीमेल फीमेल, ये बहुत सी बातें हम सुनते हैं। तो जब आप सोचिए, 2 हम मम्मी के साथ हम जाते थे बंगाल, तो वेस्ट बंगाल मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा बर्थ वहीं का है। तो हमने बचपन से एक चीज़ सुनते आए हैं, जैसे मम्मी हमको कहीं मिलवाती थी लोगों से, तो लोग देख के बोलते थे कि अच्छा 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो आप सोचिए कि एक बचपन में उस दिमाग पर जब आपको बार बार अगर आप 2 लड़कियों को देखकर बचपन से वो सुना है मैंने, तो एक पता लगता था कि यार ऐसा क्या है कि लोग, हर इंसान, अच्छा बस 2 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है।
तो एक दिमाग में आपको नहीं पता क्या सोचना है, लेकिन बचपन से वो सुना कि अच्छा लड़का होना कुछ स्पेशल होता है। वो चीज़ बचपन से देखी कि लोग जहाँ लड़कियाँ होती है तो लोगों के दिमाग में होता है अच्छा बेटा नहीं है, वो चीज़ सुनी। उसके बाद जब हम बड़े हुए, जब मैं बिजनेस में आई, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि कोई भी फीमेल जब कोई अच्छा काम करती है तो मैं अपने ऑफिस में कई बार कैबिन में बैठी होती हूँ, कोई मिलने आता है, तो जब तक पापा थे तो लोगों का सवाल होता है अच्छा आपका पापा का बिजनेस है। मतलब अपने यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि कोई लड़की भी अकेले कुछ कर सकती है। मतलब अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग उसको रिकन्फर्म करेंगे, अच्छा आपका पापा का बिजनेस आप संभाल रहे हो, अच्छा आपके पापा करते हैं आप कर रहे हो। तो उनको मुझे बताना पड़ता है कि हाँ नहीं मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरी अपनी शुरुआत है। एक और किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगी। आपने इंदौर में सुना होगा कि हुंडी बाजार चलता है, जहाँ पे आपको अगर फंड्स की जरूरत होती है तो वहाँ आप इंटरेस्ट पे पैसा ले सकते हैं। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एक अच्छे मुकाम पर आई, तब मुझे पता पड़ा कि हाँ नहीं कुछ फंड्स अगर और आएंगे तो मैं अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर पाऊंगी। मैंने एक हुंडी बाजार में किसी से कांटेक्ट किया, वहाँ मैं मिलने गई, मैंने अपनी प्रोफाइल बताई कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ बट मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत है और आप मुझे उसे इंटरेस्ट पे दीजिए, मैं उस पर बहुत अच्छा काम करके आपको श्योरली वो पैसा वापस करूँगी। मुझे जो जवाब आया वो मुझे आज भी बुरा लगता है उस जवाब से। उन्होंने कहा कि हम फीमेल्स को पैसा नहीं देते। मैं 2 मिनट सोचा मैंने कि सर ऐसा क्या कारण है कि क्या कोई फीमेल बिजनेस करना चाहे तो उसे फंडिंग नहीं मिलेगी? उनका जवाब था कि हम फीमेल्स को फंडिंग इसीलिए नहीं कर सकते कि आप लोगों से हम रिकवरी नहीं ले सकते। तो ये मैंने एक नई चीज़ मुझे पता चली कि अगर आप एक फीमेल है और आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो, और ऐसा बिजनेस जो कि कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट फंडिंग दे, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट प्लान नहीं था, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके मेरे कुछ कॉन्फिडेंस थे, मेरा कुछ आइडियाज़ थे कि मुझे कुछ फंड मिलता तो मैं अच्छा काम करती। बट मुझे उस बाजार से मना कर दिया गया कि आप चूंकि एक लड़की है तो आपको हम पैसा नहीं दे सकते। शुरू में तो मैंने फंडिंग का कभी कोशिश नहीं की, बट मुझे जब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब मैं अगर फंड रेज करूंगी तो मैं अपने काम को और बढ़ा पाऊंगी, तो मुझे मना कर दिया गया। बट कहते हैं ना कि अगर आपने चाहा है तो ऊपर वाला पहले उसका रास्ता निकाल देता है। तो एक ऐसे मेरे इन्वेस्टर है जो कि मुझे पहले से नहीं जानते थे, वो भी मेरे लिए स्ट्रेंजर थे, आज वो बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है हमारे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे उस टाइम पे फंडिंग किया, जब 2019 की बात बता रही हूँ मैं आपको। 2019 में मैंने एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग ली जिसके लिए मुझे लग रहा था कि कुछ फंडिंग की ज़रूरत है। मुझे 50 लाख रुपीस का उन्होंने फंडिंग किया। कहती हूँ ना कि वो एक भरोसा मेरे लिए ऐसा था और मैंने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया और आज वो बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे साथ में मेरे इन्वेस्टर वो बन चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल को भी मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने बहुत हद तक बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे। मैं क्लोजर करने पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं एक चीज आपसे ये बोलूंगा सबसे पहले कि जो मैं सबसे ज्यादा एक बात आप में पसंद करता हूं वो है आपकी विनम्रता। मैं जब आपसे मिला 1-2 बार, मैंने आपके किस्से मैंने कई लोगों को सुना है और मैंने उन लोगों को कहा कि मैं एक पॉडकास्ट लेकर के आ रहा हूं, उस पॉडकास्ट को जरूर देखना। आप उन लेडी के संघर्ष को देखना कि क्या संघर्ष किया उन्होंने, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ आपकी कहानी से। आपकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो और मेहनत से काम करो, वो चीज पूरी होगी। और ये आप सब लोगों के लिए संदेश, कई बार आप मन में डिलेमा होता है, आपको पता नहीं आपको क्या करना है। कई बार किस्मत, कई बार प्रकृति आपको कुछ रास्ते दिखाती है, आपको उन रास्तों को चुनना पड़ेगा। आज रूपा मैम की जो कहानी है ये इस बात की कहानी है कि उस समय जब शुरुआत करी तब पता नहीं था क्या करना है, लेकिन आज की तारीख में DBR रियल्टर नाम का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया इन्होंने और कंटिन्यूसली काम कर रही है। पिछले 18 सालों में एक भी दिन वीक ऑफ नहीं लिया। मैं देखता हूं कि लोग एसोसिएट होते हैं हमसे या लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो पहले ही प्लान करने लगते हैं, हम उस दिन छुट्टी लेंगे, हम उस दिन हॉलीडे लेंगे। तो दोस्त, मेहनत जो है ना उसमें छुट्टी नहीं होती कभी भी, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल रूपा मैम हमारे सामने है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। आपने समय दिया आपके इतने बिजी शेड्यूल में से हमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये कहानी जब लोग सुनेंगे तो उनकी जिंदगी में डेफिनेटली एक पॉजिटिव बदलाव आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये अनऑफिशियल हिमांशु और ये 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। जय हिंद, जय भारत।
अपने बारे में अपने पापा से सुन पाती। तो वो मुझे बहुत अखरता है कि आज जहाँ मैं हूँ वो पापा नहीं देख पा रहे हैं, तो एक फील है। तो वो टाइम काश में बदल पाती कुछ समय और उनके साथ हो पाती, ये बस एक मन में रह गया। गरीब लिखते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो ये कितना चैलेंजिंग है बताइए ना, कि बिजनेस भी है, बिजनेस वाली टीम भी है, इस बिजनेस को भी रन करना है सक्सेसफुली, फैमिली भी है, बेटा है, तो टफनेस कैसी है ये? देखिए टफ तो नहीं, एक इस बीच में कहना चाहिए ना कि जब मुझे सबसे ज़्यादा मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ है, मेरी मदर मेरे साथ है, मेरे इन लॉज मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कम कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि जहाँ पे मतलब मेरी माँ और मेरे सास ससुर हम सब एक साथ ही रहते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा है। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि 2 माएँ मेरे साथ रहती है और मेरा बेटा जिसको नानी और दादा दादी वो एक ही छत के नीचे मिलते हैं। तो ये बहुत ही कम बच्चों को नसीब होता है। मुझे मेरे बचपन में कभी नहीं मैंने दादा दादी को देखा, मुझे वो परिवार, बड़ा परिवार कभी नहीं मिला। बट मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ कि उसको वो परिवार मिला है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे एनर्जी घर से मिलती है। कई बार लोग पूछते हैं कि यार आप कैसे मैनेज कर लेते हो, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड का है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर फ्री माइंड से, आप अगर लग के काम कर पा रहे हैं तो आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे मेरा परिवार है। ये इतनी सारी बात मैं पूछना तो भूल ही गया आपके हस्बैंड के बारे में। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अच्छा, मेरे हस्बैंड एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इम्पेटस। दोनों अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी लास्ट 15 ईयर से मतलब बहुत अच्छे एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक्सेल कर रहे हैं अपनी फील्ड में। मैडम जो है वो रियल्टर्स, प्रॉपर्टी में, और वहाँ पे सॉफ्टवेयर में। क्या बात है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। और एज अ फीमेल आपने इसमें एंटर करा, तो चेंजेस क्या थे आपके लिए? ये आपने ऐसी बात निकाली कि मुझे एक बचपन का एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने बताया जैसे हम 2 बहनें हैं। अब बचपन में जब हम गाँव जाते थे तो शुरुआत ही आपने कहा फीमेल फीमेल फीमेल, ये बहुत सी बातें हम सुनते हैं। तो जब आप सोचिए 2 हम मम्मी के साथ हम जाते थे बंगाल, तो वेस्ट बंगाल मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा बर्थ वहीं का है। तो हमने बचपन से एक चीज़ सुनते आए हैं। जैसे मम्मी हमको कहीं मिलवाती थी लोगों से, तो लोग देख के बोलते थे कि अच्छा 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो आप सोचिए कि एक बचपन में उस दिमाग पर जब आपको बार बार अगर आप 2 लड़कियों को देखकर बचपन से वो सुना है मैंने, तो एक पता लगता था कि यार ऐसा क्या है कि लोग, हर इंसान, अच्छा बस 2 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। तो एक दिमाग में आपको नहीं पता क्या सोचना है, लेकिन बचपन से वो सुना कि अच्छा लड़का होना कुछ स्पेशल होता है। वो चीज़ बचपन से देखी कि लोग, जहाँ लड़कियां होती है तो लोगों के दिमाग में होता है अच्छा बेटा नहीं है, वो चीज़ सुनी। उसके बाद जब हम बड़े हुए, जब मैं बिजनेस में आई, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि कोई भी फीमेल जब कोई अच्छा काम करती है तो मैं अपने ऑफिस में कई बार कैबिन में बैठी होती हूँ, कोई मिलने आता है, तो जब तक पापा थे तो लोगों का सवाल होता है अच्छा आपका पापा का बिजनेस है। मतलब अपने यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि कोई लड़की भी अकेले कुछ कर सकती है। मतलब अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग उसको रिकन्फर्म करेंगे, अच्छा आपका पापा का बिजनेस आप संभाल रहे हो, अच्छा आपके पापा करते हैं आप कर रहे हो। तो उनको मुझे बताना पड़ता है कि हाँ नहीं मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरी अपनी शुरुआत है। एक और किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगी। आपने इंदौर में सुना होगा कि हुंडी बाजार चलता है, जहाँ पे आपको अगर फंड्स की जरूरत होती है तो वहाँ आप इंटरेस्ट पे पैसा ले सकते हैं। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एक अच्छे मुकाम पर आई, तब मुझे पता पड़ा कि हाँ नहीं कुछ फंड्स अगर और आएंगे तो मैं अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर पाऊंगी। मैंने एक हुंडी बाजार में किसी से कांटेक्ट किया, वहाँ मैं मिलने गई, मैंने अपनी प्रोफाइल बताई कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ बट मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत है और आप मुझे उसे इंटरेस्ट पे दीजिए, मैं उस पर बहुत अच्छा काम करके आपको श्योरली वो पैसा वापस करूँगी। मुझे जो जवाब आया वो मुझे आज भी बुरा लगता है उस जवाब से। उन्होंने कहा कि हम फीमेल्स को पैसा नहीं देते। मैं 2 मिनट सोचा मैंने कि सर ऐसा क्या कारण है कि क्या कोई फीमेल बिजनेस करना चाहे तो उसे फंडिंग नहीं मिलेगी? उनका जवाब था कि हम फीमेल्स को फंडिंग इसीलिए नहीं कर सकते कि आप लोगों से हम रिकवरी नहीं ले सकते। तो ये मैंने एक नई चीज़ मुझे पता चली कि अगर आप एक फीमेल है और आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो
और ऐसा बिजनेस जो कि कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट फंडिंग दे, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट प्लान नहीं था। मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके मेरे कुछ कॉन्फिडेंस थे, मेरा कुछ आइडियाज़ थे कि मुझे कुछ फंड मिलता तो मैं अच्छा काम करती, बट मुझे उस बाजार से मना कर दिया गया कि आप चूंकि एक लड़की है तो आपको हम पैसा नहीं दे सकते। शुरू में तो मैंने फंडिंग का कभी कोशिश नहीं की, बट मुझे जब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब मैं अगर फंड रेज करूंगी तो मैं अपने काम को और बढ़ा पाऊंगी, तो मुझे मना कर दिया गया। बट कहते हैं ना कि अगर आपने चाहा है तो ऊपर वाला पहले ही उसका रास्ता निकाल देता है। तो एक ऐसे मेरे इन्वेस्टर है जो कि मुझे पहले से नहीं जानते थे, वो भी मेरे लिए स्ट्रेंजर थे, आज वो बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है हमारे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे उस टाइम पे फंडिंग किया, जब 2019 की बात बता रही हूँ मैं आपको। 2019 में मैंने एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग ली जिसके लिए मुझे लग रहा था कि कुछ फंडिंग की ज़रूरत है। मुझे 50 लाख रुपीस का उन्होंने फंडिंग किया। कहती हूँ ना कि वो एक भरोसा मेरे लिए ऐसा था, और मैंने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया, और आज वो बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे साथ में मेरे इन्वेस्टर वो बन चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल को भी मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने बहुत हद तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे। मैं क्लोजर करने पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं एक चीज आपसे ये बोलूंगा सबसे पहले कि जो मैं सबसे ज्यादा एक बात आप में पसंद करता हूं वो है आपकी विनम्रता। मैं जब आपसे मिला एक दो बार, मैंने आपके किस्से मैंने कई लोगों को सुना है, और मैंने लोगों को कहा कि मैं एक पॉडकास्ट लेकर के आ रहा हूं, उस पॉडकास्ट को जरूर देखना। आप उन लेडी के संघर्ष को देखना कि क्या संघर्ष किया उन्होंने, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ आपकी कहानी से। आपकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो और मेहनत से काम करो, वो चीज पूरी होगी। और ये आप सब लोगों के लिए संदेश। कई बार आप मन में डिलेमा होता है, आपको पता नहीं आपको क्या करना है। कई बार किस्मत, कई बार प्रकृति आपको कुछ रास्ते दिखाती है, आपको उन रास्तों को चुनना पड़ेगा। आज रूपा मैम की जो कहानी है, ये इस बात की कहानी है कि उस समय जब शुरुआत करी तब पता नहीं था क्या करना है, लेकिन आज की तारीख में DBR रियल्टर नाम का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है इन्होंने, और कंटिन्यूसली काम कर रही है। पिछले 18 सालों में एक भी दिन वीक ऑफ नहीं लिया। मैं देखता हूं कि लोग एसोसिएट होते हैं हमसे, या लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो कल ही प्लान करने लगते हैं, वो उस दिन छुट्टी लेंगे, वो उस दिन हॉलिडे लेंगे। तो दोस्त, मेहनत जो है ना, उसमें छुट्टी नहीं होती कभी भी, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल रूपा मैम हमारे सामने है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। आपने समय दिया आपके इतनी बिजी शेड्यूल में से हमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये कहानी जब लोग सुनेंगे तो उनकी जिंदगी में डेफिनेटली एक पॉजिटिव बदलाव आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये अनऑफिशियल हिमांशु, और ये 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। जय हिंद, जय भारत।